नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। मैं इस समय कुआलालंपुर में हूँ और शायद इस वजह से आप लोगों को कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि वो क्वालिटी ऑफ वॉइस या क्वालिटी ऑफ वो में कुछ दिक्कत हो। अ, मैं एक और चीज़ प्रोफेसर दुबे मैं बता दूँ हुआ क्या था, ये 4 तारीख को पहले काउंटिंग होनी थी, तो 4 की रात में ये तय हो गया कि पहले तय हो गया था 1 महीना पहले कि भई इस समय चले जाए। अब वो फिर उन्होंने इलेक्शन आगे बढ़ा दिया 8 को काउंटिंग और ये सब जो किराए-राय होते हैं, ये नॉन रिफंडेबल वाले हम लोग करते हैं, उसमें सस्ता-सस्ता मिल जाता है। अब हुँ, उस चक्कर में 4 को आना था, तो खैर हुँ, जब देश में इस समय कुंभ स्नान चल रहा हो हम लोगों के लिए और उसमें आप बाहर से जाके उस कुंभ का पुण्य लेने की कोशिश करें। खैर प्रोफेसर दुबे आज तो हरियाणा की वोट पड़ रहे हैं। और हरियाणा इलेक्शन में ये पहली बार मैंने इतने इतने सालों में 10-12 साल में मोदी जी जब से आए हैं कि मोदी जी और अमित शाह साहब भाग खड़े हुए हैं। वो है ही नहीं सीन में। और अब मुझसे तो कोई कह रहा है वही नहीं भाग खड़े हुए, पूरी पलटन गायब है। मनोहर खट्टर का बहुत लास्ट मिनट में सारे पोस्टर, सारे उससे बैनर से नाम हटाया जा मतलब उनकी फोटो हटाई गई है। तो वो उससे तो कुछ होने वाला नहीं। और ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा तो कुछ ज्यादा ही डिसाइसिव होने का बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ सकते हैं क्या प्रोफेसर साहब? देखिए, मैं कहता रहा हूँ पब्लिक इंडिया के मंच पर कि मेरी कोशिश होती है कि चुनावों की कोई भविष्यवाणी ना करूँ नतीजों की। लेकिन हरियाणा के चुनाव में मैंने अदबदा कर जानबूझ के भविष्यवाणी की है और अपने आप को एक तरह से जोखिम में भी फँसाया है। इसको कह सकते हैं कि इन फैक्ट आई एम ओवर कमिटेड नाउ ऑन दिस इश्यू। जी। बट व्हाटएवर इट इज़, आई एम गोइंग टू स्टिक माय नेक। वो मैं करूँगा मतलब है। जो होगा देखा जाएगा, अगर गलती हो गई तो माफ़ी माँग लेंगे सबसे सिर झुका के, हमें माफ़ी माँगने में कोई गुरेज़ नहीं है। जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा चुनाव एक अभूतपूर्व नतीजा देने के लिए जा रहा है। वो अभूतपूर्व नतीजा केवल कांग्रेस की एक ज़बरदस्त जीत में ही नहीं निकलेगा। यही केवल उसका अर्थ नहीं है कि वहाँ पर भाजपा की सरकार हट जाएगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। ये तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि ये एक तरह से ये एक अघोषित परिणाम है, जो सब लोगों को पता है। खुद भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है, मनोहर लाल खट्टर को भी पता है और नायब सिंह सैनी को भी पता है। सबको पता है। और जैसा कि कांग्रेस आलाकमान का रवैया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। शैलजा कुमारी जो बार्गेनिंग कर रही हैं, जो सौदेबाजी कर रही हैं, दावेदारियां कर रही हैं, उसका उन्हें लाभ प्राप्त होगा। वो अपने आदमियों को हुड्डा मंत्रिमंडल में 1 या 2 3 जो भी उनकी इच्छा होगी, अपने आदमियों को मंत्री बना पाएँगी। और जैसा कि राहुल गांधी ने घोषित कर दिया है अपनी एक जनसभा में, जिसमें हुड्डा और दूसरे सब लोग मौजूद थे, कि हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार होगी, वो किसी एक की सरकार नहीं होगी, बल्कि सबकी सरकार होगी। इस सरकार पर अब ये आरोप लगाया जाना मुश्किल होगा कि केवल जाटों की सरकार है, केवल रोहतक तक सीमित है। तो जी। ये सब चीजें तो जानी ऐसी हैं, इनको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। जो जी। बात मैं कहना चाहता हूं पब्लिक इंडिया के मंच से, और आपने मौका दिया है उसका सदुपयोग करते हुए, वो ये है कि अगर नतीजे वही रहते हैं जो मैं कह रहा हूं, जो आप भी उसको मेरे ख्याल तस्दीक करते हैं, तो फिर ये नतीजे 4 चीजों के खिलाफ होंगे। ये नतीजे अग्निवीर के खिलाफ होंगे। ये नतीजे केंद्र सरकार की जो किसान नीतियां हैं, कृषि नीतियां हैं, उनके खिलाफ होंगे। ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यौन शोषण करने वालों को बचाती है, राष्ट्रीय स्तर पर बचाती है, मैं ये कह रहा हूं, हैं? जी। ये जी। उसके खिलाफ होंगे। और ये नतीजे भारत भारतीय जनता पार्टी के आला कमान द्वारा घटिया किस्म के नेताओं को जनता के ऊपर और प्रदेशों के ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर थोपने के खिलाफ होंगे। ये चारों राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और न केवल ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी खिलाफ होंगे। मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता था कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि संघ ने अग्निवीर योजना का कोई विरोध किया था कभी, और मोदी जी को चेताया था कि आप ये मत कीजिए। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था साल भर, उसके बाद संघ का जो भारतीय किसान संगठन था, वो कोई उस किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा हुआ था। जब उनको गद्दार कहा जा रहा था, उनको देशद्रोही कहा जा रहा था, खालिस्तानी कहा जा रहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा जा रहा था, तब ये लोग सब क्या कर रहे थे? मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब विनेश फोगट और इन सबको जंतर मंतर पर पुलिस घसीट रही थी,
और इनको अपमानित किया जा रहा था, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई हस्तक्षेप किया था इन लोगों के पक्ष में, और संघ ने मोदी सरकार से कहा था कि भाई बृजभूषण शरण सिंह को पोक्सो में जेल में क्यों नहीं डालते। इसमें दोनों सह अपराधी हैं, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत कटघरे में खड़े हुए हैं हरियाणा, और हरियाणा की जनता को उनके ऊपर फैसला सुनाना है। आज हरियाणा की जनता अगर इनके पक्ष में फैसला सुनाती है तो हम सिर झुकाकर माफी मांगेंगे और अपने आप को नसीहत देंगे कि हमें दोबारा इस तरीके से भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें इतनी अकल नहीं है कि हम जनता के रुझान को समझ सकें। लेकिन अगर जैसा हम समझते हैं, आप समझते हैं, उस तरह का नतीजा आता है तो हम लोग इसी तर्ज पे इसकी आगे समीक्षा करेंगे और देश के सामने इसको बार बार रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि मोदी ने पिछले 10 साल में जो किया है संघ परिवार की, उसके पीछे मोदी की पीठ पे उनका हाथ नहीं था। कौन सी ऐसी बात थी इसमें संघ परिवार ने मोदी जी की आलोचना की? भाई संघ परिवार ने बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस सवाल पे मोदी जी की आलोचना की उन्होंने, ये सही बात है। लेकिन क्या नोटबंदी के मुद्दे पे मोदी जी की आलोचना की? क्या अग्निवीर के मुद्दे पे मोदी जी की आलोचना की? क्या जो ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया आरक्षण में, उसके मुद्दे पे मोदी जी की उसने आलोचना की? क्या जंतर मंतर पर जो पहलवान बेटियों ने जो आंदोलन किया था, उस सवाल पे मोदी जी की आलोचना हुई? क्या अजय मिश्रा टैनी के लड़के ने जब किसानों को कुचल के मार दिया, उस सवाल पे मोदी की आलोचना हुई? किसान आंदोलन के सवाल पे उन्होंने मोदी की आलोचना की? या जब मोदी को भगवान बताया गया, और अभी अभी योगी आदित्यनाथ को जब अभिषेक उपाध्याय ममता बनर्जी के खिलाफ हजरतगंज खाने में रिपोर्ट लिखी गई तो उसमें योगी आदित्यनाथ को भगवान बताया गया उस रिपोर्ट में। यानी रिपोर्ट लिखने वाले ने जो भी लिख के दिया, वो पुलिस ने उसको दर्ज किया ना कि वो भगवान है। वो तो रिकॉर्ड पे आ गया ना कि योगी आदित्यनाथ भगवान है। ये सब हो रहा है लगातार। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी आलोचना कर रहा है? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी चतुराई से मौन रहता है और मौन रह के चीजों का समर्थन करता है, और जब उसको अवसर मिलता है तब वो कहीं थोड़ी बहुत आलोचना कर देता है। हम दत्तात्रेय होसबोले द्वारा जो आलोचना की गई थी कि भाई महंगाई बेरोजगारी बहुत हो रही है, या जो कर्नाटक के चुनाव के बाद लेख लिखा गया था, उस आलोचना को हम बिल्कुल अपर्याप्त मानते हैं। मेरा मानना है कि ये बड़े बड़े मसले थे जिसमें ये लोग पूरे देश की नाक कटा रहे थे, जनता की नाक कटा रहे थे, भारतीय लोकतंत्र की नाक कटा रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये होने दिया। मैं ये मानता हूं इस डिजाइन में वो शामिल था, इसलिए ये चुनाव उसके ऊपर एक टिप्पणी है। अगर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, सरकार नहीं बना पाती है, तब भी वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी होगी। हम लोगों को आगे, मैं तो कम से कम मान के चलता हूं कि मैं हर बार ये कहूंगा कि ये हम हर बार ये समीक्षा करूंगा कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पार्टी है कि नहीं इस पॉलिटिक्स में। ये कैसे हो सकता है कि वो पार्टी नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी सब काम कर रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी उससे बिना पूछे कर रहे हैं तो स्वयंसेवक संघ उसको चेताता क्यों नहीं है, तो खबर क्यों नहीं आती है? जी मैं प्रोफेसर साहब एक चीज इसमें जोड़ दूं और फिर एक टिप्पणी आप देखिए। इस पे मैं जो आपने बात कही उसको मैं थोड़े दूसरे ढंग से कह दूं। हरियाणा का इलेक्शन इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पे एक तरह से लड़ा जा रहा है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, जब 2024 का इलेक्शन था तो उसमें मुख्य बात संविधान की आ गई थी, जो राहुल गांधी ने बहुत सक्सेसफुली उसको आगे उसको मुद्दा बना दिया था। यहां पे भी अगर आप अग्निवीर को देखिए तो वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो जय जवान की बात हो रही है। जय किसान देखिए तो महंगाई और असमानता से है, और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि उनका 16 लाख अगर अगर आप माफ कर सकते हैं कर्जा, एक 16 ये इस देश के 20 उद्योगपतियों का, तो किसानों का क्यों नहीं। और तीसरा जो जय पहलवान वाली बात है, जो आपने जैसा रेखांकित किया, वो मेरे हिसाब से सीधे सीधे भ्रष्टाचार और इस देश के यौन शोषण से जो है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, गवर्नेंस है नहीं, भ्रष्टाचार आप चरम सीमा पे है। और ये मुद्दे किसी ना किसी रूप में आने वाला कोई भी इलेक्शन होगा, ये राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। उसका हो सकता है स्वरूप महाराष्ट्र में जाके कुछ और हो जाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी सक्सेसफुल रहे हैं कि मुद्दों को कम से कम ले आ रहे हैं? जो आप पहले कहते थे कि आर्थिक मुद्दे, ये सब, इन मुद्दों को तो विमर्श पे तो आ रहे हैं और इस पे लोग इलेक्शन में वोट नहीं देने। राहुल, मैं देखिए पहले भी कहता रहा हूं, फिर इस बात को जोरदारी से कहूंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र, ये दोनों कोई अलग अलग चीजें तो है नहीं। राहुल गांधी की प्रेरणाओं से वो घोषणा पत्र लिखा गया है। राहुल गांधी ने उस घोषणा पत्र के आधार पर चुनावी मुहिम चलाई है। वो घोषणा पत्र और राहुल गांधी ने जिस तरह चुनावी मुहिम चलाई, जिस तरह राष्ट्रीय मंच पर इन मुद्दों को राहुल गांधी ने स्थापित किया और ये दिखाया
कि पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। इन लोगों का मॉडल ये रहा कि लोगों के सामने लाभार्थी बनाकर लाभार्थी योजनाओं के टुकड़े फेंके जाएं और कारपोरेट सेक्टर को बड़े पैमाने पर रियायतें दी जाएं। 2019 में जो टैक्स कट दिया था कारपोरेट सेक्टर को, वो 1,60,000 करोड़ का था। अगर सरकार वो पैसा वसूलती उनसे, तो हर साल 1,60,000 करोड़ रुपए की सरकार को बेशी आमदनी होती। इस मतलब 8 करीब 7.5 लाख करोड़ रुपया जो है ना, 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सरकार का नुकसान हो चुका है। ये कारपोरेट सेक्टर की जेब में ये डाल चुके हैं। मुझे कारपोरेट सेक्टर को रियायत देने में कोई ऐतराज नहीं है। अगर कारपोरेट सेक्टर परफॉर्म करता है, अगर उसकी वजह से देश में इन्वेस्टमेंट निवेश बढ़ता, अगर उसकी वजह से कोई जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन होती देश में, उसकी वजह से रोजगार बढ़ते, अर्थव्यवस्था में गति आती, भारत चीन से मुकाबला करने की स्थिति में खड़ा होता, भाई सब हम लोगों को फर्जी। आज अखबार में एक बहुत बड़ी खबर है, जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, जो एयर चीफ है हमारे, उन्होंने कहा है कि चीन तमाम मामलों में हमसे बहुत आगे है। बहुत मोटी बड़ी खबर है, इसकी तो तुरंत चर्चा होनी चाहिए कि डिफेंस प्रोडक्शन में चीन हमसे क्यों आगे है, रक्षा तैयारियों में चीन हमसे क्यों आगे है। हम जो इतने छत पे चढ़ के डींगे मारी जाती हैं, ये वो तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन जो आपका जो रक्षा सेना के प्रमुख हैं, वो साफ कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो बहुत पीछे हैं उनसे, चीन से कहीं आसपास भी नहीं ठहर रहे हैं उसके। तो ये सब जो हो रहा है, लगातार झूठ बोलते रहिए, लगातार डींगे मारते रहिए, और जो आपका जिस मीडिया को आपने कैप्चर कर लिया है, इसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इन सवालों को कभी उठाएगा नहीं। वो आपकी किसी भी दावेदारी का ऑडिट नहीं करेगा। अब एक नई प्रवृत्ति पैदा हुई है, आप झारखंड में जा रहे हैं, वहां हजारों और लाखों करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। मैं तो अपने सब मित्रों से कह रहा हूं, एक ट्रैकर चलाइए, एक ट्रैकर चलाइए। उस ट्रैकर में होना चाहिए कि इन्होंने कब, कहां, कितनी योजनाओं का ऐलान किया, क्या दिया। फिर उसका एक बीच में सोशल, हर 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद बाकायदा इकोनॉमिक सोशल ऑडिट कीजिए कि इन योजनाओं का हुआ क्या, जी, है क्या। अब जैसे कि इन्होंने जो वो योजना, प्रशिक्षु योजना बजट में जो ऐलान किया था इंटर्न वाली, हाँ, उसके बारे में कल भास्कर में खबर छपी है कि 1.25 लाख इंटर्न उसमें प्रशिक्षण में भाग लेंगे। तो वो भी भविष्य सूचक है, आगे कभी होगा। अब बड़ा हेडिंग छप गया, 1.25 लाख लोग भाग लेंगे। इससे इमेज छवि ये बनती है कि भाई 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पर जाकर। लेकिन अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 1.25 लाख लोग कौन होंगे, उनको किन शर्तों का पालन करने के बाद में वहां पर ही जाना पड़ेगा, और कभी ऐसा वो क्षण आएगा भविष्य में कि नहीं आएगा, इसके बारे में कोई पत्रकार और मीडिया को करना चाहिए, कोई ट्रैकिंग करनी चाहिए उसकी, कि भाई आज जो ऐलान हुआ है ये कब धरती पर उतरने वाला है और किन शर्तों पर उतरने वाला है। जो ऐलान हुआ था तब जो छवि निकली थी, क्या वही काम हो रहा है या कुछ और काम हो रहा है। ये बहुत बड़े मसले हैं जो मीडिया मंचों पे बोलते लिखने के कारण ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस काम को करें, वरना हमारे रहने का फायदा क्या हुआ। जी, जी। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और ये करके हरियाणा एपिसोड को खत्म करूंगा। एक और चीज हुई, जो कुछ बीजेपी एक सरप्राइज नहीं देती थी, मोदी जी देते थे, उसको आज मैंने पहली बार देखा कि अशोक तंवर को जिस समय चुनाव की आखिरी मीटिंग हो रही थी, 5 बजे प्रचार बंद होना था, 2 बजे कांग्रेस अपने मंच पे लाके उनको खड़ा कर देती है, और वो भाई साहब 10-11 बजे वो बीजेपी के मंच पे थे। तो मुझे लगा कि आया राम गया राम आया। 2 चीजें इससे स्पष्ट हुई कि इस देश में आया राम गया राम का असली अगर कोई उसका सही वो है उसका रक्षक, तो वो हरियाणा है। हरियाणा ने उसको प्रूव कर दिया एक बार फिर से कि अशोक तंवर साहब सुबह 3 मीटिंग कर रहा है। और दूसरा, भजन लाल जी के वो नए संस्करण है। जी, और 2-3 चीजें हुई। दूसरा, शैलजा जी का भी थोड़ा सा आप जो भी कहिए, क्योंकि ये गए थे हुड्डा जी से लड़ाई के चक्कर में, लेकिन शैलजा जी भी थोड़ा भाई एक और दलित चेहरा आ गया है। तीसरा, बीजेपी को भी ये सरप्राइज देने का जो एक आदत है ना कि इसको ले आओ, गौरव वल्लभ को ले आओ। अब गौरव वल्लभ के आने से क्या वोट का फर्क पड़ेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल था। उस गेम में भी शायद कांग्रेस धीरे धीरे अपने को अपनी धार मजबूत कर रही है इलेक्शन के। बहुत संक्षेप में ये जो अशोक तंवर एपिसोड।
देखिए, अशोक तंवर एपिसोड के ऊपर तो हम लोगों को चर्चा करनी ही चाहिए। अशोक तंवर साहब को चर्चा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस अपना सामाजिक समीकरण किस तरह बनाती है। लंबे अरसे से अगर आप पिछले 15-20 साल का एक निकट इतिहास देखें, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस लगातार अपनी पार्टी का अध्यक्ष कोशिश करती है कि कोई ना कोई दलित चेहरा बने पार्टी का अध्यक्ष। इसीलिए शैलजा को बनाया गया था, अशोक तंवर को भी अध्यक्ष बनाया गया जी, जी। कांग्रेस। दलित चेहरा कांग्रेस का अध्यक्ष बने और जो उसकी संसदीय शाखा है, यानी वोटों की गोलबंदी का काम करना, वो किसी बड़े जाट नेता के हाथ में रहे। ये मोटे तौर पर कांग्रेस का समीकरण रहता है। जब ये समीकरण टूट जाता है तो कांग्रेस हार जाती है हरियाणा में। आप देखिए करीब 27-28% जाट हैं, 21% दलित हैं। तो आप देखिए ना, करीब 49% तो ये बन गया ना, इसमें 4% मुसलमान जोड़ लीजिए। तो कांग्रेस का जो कैचमेंट एरिया है वो 53-54% पे पहुंच जाता है। इसमें अगर आप सिखों को जोड़ लें 4% तो वो 55% के पास पार चला जाता है, जो कि बहुत उसको हराना मुश्किल है। जब ये टूट जाता है, जैसे कि अगर जाट वोटों में बंटवारा हो जाए तो समझ लिए ये टूट गया, जो पिछले दिनों हुआ। उसकी वजह से कांग्रेस हारती रही। तो मेरा कहना यह है, एक तो इसको देखना चाहिए, इससे समझ में आएगा कि शैलजा का महत्व क्या है और अशोक तंवर का महत्व क्या है। अब मैं एक और खास बात बताता हूं कि कल मैंने हरियाणा के एक वरिष्ठ पत्रकार से फोन पर बातचीत की, हमारी पुरानी जान पहचान की, और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप, नाम उनका मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने कार्यक्रम में उनको कमिट क्यों करूं, हालांकि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी इस पर। मैंने क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा देखिए 60-65 सीटें, 55 से 65 के बीच में कांग्रेस को सीटें मिलेंगी। बीजेपी को कितनी मिलेंगी? बीजेपी को 20-22, उन्होंने कहा इतनी सीटें मिलेंगी। हमने की और क्या होगा, निर्दलीय तमाम लड़ रहे, ये क्या होगा? हमने पूछा आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेंगी, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा। हमने क्या उसका प्रदर्शन सम्मानजनक होगा कि हाँ, कुछ सीटों पर प्रदर्शन सम्मानजनक हो सकता है। उन्होंने आराम से ये पूरी आंकड़े हमारे सामने रखे। फिर उन्होंने एक और बात कही जो उल्लेखनीय है यहाँ पे, कि भाजपा कई सीटों पे तीसरे नंबर पर रहेगी। तो हमने की दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? क्या INLD दूसरे नंबर पर आएगा, जेजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी, बीएसपी दूसरे नंबर पर रहेगी, AAP दूसरे नंबर पर रहेगी? उन्होंने कहा नहीं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के बागी रहेंगे। यानी जीतेगा कांग्रेस का बंदा, दूसरे नंबर पर रहेंगे कांग्रेस के बागी, और तीसरे नंबर पर रहेगी भाजपा। तो मैंने कहा कांग्रेस के बागी क्या मतलब हुआ? नहीं, सारे बागी प्रचार कर रहे हैं कि वो चुनाव जीते तो हुड्डा साहब के साथ चले जाएंगे। मतलब उसके अंदर कोई, अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार हारता भी है और कोई कांग्रेस का बागी जीतता है, तो भी कोई कांग्रेस की सीटें कम होने वाली नहीं है। तो इससे एक और बात निकल के आती है, जो तमाम जो मोर्चे फोर्चे बने हुए हैं, BSP, चंद्रशेखर वगैरह सब बने हुए, इन सबका हरियाणा चुनाव में कोई दरअसल दखलंदाजी है नहीं उसमें, हरियाणा चुनाव में। और सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और जो कहीं कांग्रेस के बागी अगर स्कोर करते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो उससे भी कुल मिलाकर कांग्रेस को ही लाभ होगा। तो हरियाणा का चुनाव काफी स्पष्ट है मेरी निगाह में। जी। मैं इसको एक और चीज अपने तरफ से जोड़ के इसको खत्म करूं कि एक चीज और है जो मैं जैसे देख रहा हूं कि ये जितनी पार्टीज हैं, जेजेपी, INLD, BSP, ये सब और हाशिए में चली जाएंगी। मतलब एक तरह से ये बहुत ही पोलराइज्ड है। मैं प्रसाद है, एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई है जिसको लोग कोई कह रहा है विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, या वो हुआ है कि जिस तरह से इजराइल ने अभी हिजाबुल के उनको मारा है, नसरुल्लाह को मारा है, ईरान ने रिएक्ट किया है, हम लोग कुछ अजीब से उस पूरे मामले में कुछ अजीब से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम कभी, मतलब हमारी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है इन सारे उसमें। ये जो हो रहा है डेवलपमेंट, हिंदुस्तान इतना मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। एक कमिटमेंट इजराइल से है, यहाँ पे हमारे बहुत से लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इजराइल का मास्टर स्ट्रोक, इजराइल का, ये ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे कह रहे हैं। दूसरी तरफ से ईरान से इतनी लंबी हमारी दोस्ती, इस पे जरा एक मैं आपका वक्तव्य ले। देखिए, ये इसकी जिस तरह मोदी जी ने पिछले 10 साल में अपनी विदेश नीति चलाई है, वो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश नीति में बहुत ही निष्णात थे, बहुत ही वो महारत उनको हासिल थी। देश के विदेश मंत्री भी रह चुके थे 1970 में, और पिछली बार उन्होंने
साफ तौर पे अपने प्रधानमंत्री के तौर पे ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि ये हम पैलेस्टाइन के साथ हैं इस मामले में, उनकी जमीन पे इजराइल का कब्जे के हम समर्थक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने उस विदेश नीति को पूरी तरह पलट दिया और अभी उन्होंने यहूदी नववर्ष की भी बधाई दी यहूदियों को। उन्होंने कभी भी सिखों को सिख नववर्ष की बधाई नहीं दी आज तक। उन्होंने हिंदुओं को विक्रम संवत की बधाई नहीं देते। वो हम लोगों को तो वो हमेशा वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी की नववर्ष की बधाई आती है, लेकिन वो यहूदियों को यहूदी नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दरअसल वो उनका पानी कहाँ मिल रहा है। तो ये लोग पूरी तरीके से इजराइल को अपना आदर्श मानते हैं, इजराइल के पक्ष में खड़े हुए हैं। इजराइल एक धार्मिक, एक मजहबी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। उसी तरीके से भारत को भी एक मजहबी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। हालांकि हिंदू धर्म एक मजहब नहीं है, लेकिन वो हिंदू धर्म को एक मजहबी बनाए दे रहे हैं। उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि हिंदू धर्म बिल्कुल सेमेटिक रिलीजन्स की तरह एक मजहबी राष्ट्र बन जाए, मजहबी धर्म बन जाए। ये उनकी पूरी कोशिश है। तो ये सब वो कर रहे हैं विदेश नीति के तौर पर, और अपने सारे अंडे जो हैं वो अमेरिका की टोकरी में रख दिए और इजराइल की टोकरी में रख दिए। ईरान से इनके इतने पुराने अच्छे संबंध थे। हम लोगों की एक सभ्यता मूलक, एक सिविलाइजेशनल यूनिटी भी थी ईरान के साथ में, पर्शियन कल्चर के साथ में इंडियन कल्चर की वो भी यूनिटी थी। लेकिन उस सब खत्म करके ईरान से तेल खरीदना भी इन्होंने बंद कर दिया है। ईरान अगर सस्ती दर पर तेल दे, तब भी विचारधारात्मक तरीके से उससे तेल नहीं खरीदेंगे। वो सऊदी अरेबिया का और अरब के दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदने को तैयार हो जाएंगे, ईरान से सस्ता तेल नहीं लेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। अमेरिका और इजराइल का दांव ये है कि ईरान में किस तरह रिजीम चेंज, जो ईरान में जो इस्लामिक सरकार है, इस्लामिक सरकार हट जाए ईरान से, ये उनकी कोशिश है। लेकिन वो ये जानते हुए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने जो संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया और जो बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन दोनों में भी उनका पूरा फ्रेमवर्क जो था भाषण का, यही था उनका, नेतन्याहू का, कि भाई जब तक रिजीम नहीं, ये शासन नहीं बदलेगा, तब तक पश्चिम एशिया में शांति नहीं होगी। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ईरान में ऐसी स्थिति है शासन बदलने की, या ईरान पे हमला करके ईरान में सरकार बदलने को उसे मजबूर किया जा सकता है? अगर ईरान के अंदर आप लोगों से बातचीत करें, वहां की जनता से बातचीत करें, वहां के उदारतावादियों से बातचीत करें, स्पष्ट हो जाता है कि वो इस शासन के, अयातुल्लाहों के शासन के आलोचक तो हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि अमेरिकी हस्तक्षेप से बदले। वो ये नहीं चाहते कि इजरायली आक्रमण के दबाव में ये बदले। वो किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरिए वो रियायतें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र की जो दरारें हैं उनमें लोकतंत्र आए, वो खुले, सब खुले। वो तो ये चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह से शासन बदले। तो कोई भी अगर उसके ऊपर आप हमला करेंगे तो पूरा ईरान एकजुट होकर अयातुल्लाहों के पीछे खड़ा हो जाएगा। तो ये जो पूरी राजनीति है इनकी, ये पूरी राजनीति, भारत की विदेश नीति विफल हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा विफल होने के लिए अभिशप्त है, लेकिन इस मामले पर पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। मैं अब प्रोफेसर साहब है एक चीज कह के, क्योंकि वो मुद्दा कहीं और चला जाएगा, लेकिन एक दिन हम लोग बात जरूर करेंगे, इलेक्शन हो जाए, खत्म हो जाए उसके 10-15 दिन बाद। जो जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एक सऊदी अरेबिया और एक ईरान। दोनों के अपने अपने बहुत पुराने वो हैं और दोनों लीडर हैं उस पॉलिसी। लेकिन आप अगर एक चीज देखिए, और मैं ये वक्तव्य इसलिए दे रहा हूं कि ये हम सब लोगों को थोड़ा इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मोदी जी सबसे ज्यादा यूएई गए हैं 7 बार, मतलब अमेरिका 8 बार गए हैं और यूएई 7 बार गए हैं। यूएई एक छोटी कंट्री है वैसे, अगर आप देखिए दुबई और अबू धाबी। लेकिन आप इसके पीछे के, मैं सिर्फ आंकड़े कुछ दे रहा हूं, अभी आज हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, दर्शकों के लिए भी छोड़ रहे हैं कि दर्शक इस पर रिसर्च करें, हम लोग आगे जरूर चर्चा करेंगे। दुबई के जो जो रूलिंग इस समय फैमिली है, अबू धाबी जो है वो वहां का हरदम वही लोग उसको हेड करते हैं। रूलर के जो छोटे भाई हैं, उनकी एक कंपनी है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी। वो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अडानी जी के यहाँ 5% से ज्यादा, अडानी एंटरप्राइजेस में उसका शेयर वो है, 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी कीनिया में भी जाके अडानी जी को डायरेक्ट पैसा देके वहां पे कीनिया को टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। मैं जो सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों को भी जब मौका लग रहा है तो हम लोग ईरान या सऊदी इनसे रिलेशनशिप के बजाय जो जो मुस्लिम राष्ट्र का जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो केवल पैसा समझती हैं और जो पैसा कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, दुबई कर, हम लोग उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, ना कि जिनकी एक विचारधारा है, जिनके पास एक सिविलाइजेशन है।
इस पे किसी दिन चर्चा एक लंबी होनी चाहिए कुछ जरूर चर्चा होनी चाहिए। अभी स्क्रोल ने एक बहुत बड़ी खबर चलाई है, आपने देखी होगी खबर, मेरे ख्याल से स्क्रोल की खबर। जी, जी, बहुत ही उसमें रिसर्च शामिल है उसके अंदर, जिसमें बताती है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं विदेशों में, मान लो अफ्रीका जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो फिर किस तरीके से उनके वहां जाने से अदानी के लिए रास्ते खुलते हैं। फिर वहां पे अदानी को बड़े बड़े ठेके मिलते हैं, बड़ी बड़ी संधियां होती हैं, मेमोरेंडम्स अदानी के साथ होते हैं, वो सब होते हैं। और जहां जहां मोदी जी की विदेश नीति पिटती है, जैसे कि बांग्लादेश में पिट गई, जैसे कि मालदीव में पिट गई, जैसे कि श्रीलंका में पिट गई, समझ तो सकते हैं। वहां से अदानी जी भागते हैं। जी, और भागने के बाद तुरंत फिर भारत सरकार को अप्लाई करते हैं कि भाई जो चीज हम वहां बेच रहे थे अब हम भारत में बेचेंगे, वो चीज तो बेचनी है हमें, क्योंकि हम उसको पैदा कर रहे थे बिजली। तब फिर भारत सरकार उनको फौरन देती है। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जी, ये जी, पूरा का पूरा एक प्रपंच लगातार चल रहा है। और निर्लजता ये है कि हम लोग कितना भी इसकी आलोचना करते रहे, कितना भी मीडिया में इस बात को सामने लाया जाता रहे, कितना भी ये चीजें वायरल होती रहे, बिल्कुल इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। इन लोगों का मानना है कि हमें जो करना होगा करेंगे, जब तक हमारे पास सत्ता है हम ऐसे ही करते रहेंगे, सत्ता नहीं रहेगी तब देखा जाएगा। जी। मैं मेरे मेरे 2 प्रश्न एक साथ ही मैं कर दे रहा हूँ। एक तो राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। ये पहली बार इतनी तत्परता दिखा रहे हैं कि यहाँ खत्म हुआ, राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंच गए कि अगली तैयारी शुरू कर दी। तो एक ये अच्छा लक्षण है, देश के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। दूसरा मैं जरा एक चीज जरा ये बताइए प्रोफेसर साहब, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि अभी 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, सुबह से शाम तक बात होगी। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है गोदी मीडिया थोड़ी बेरोजगार जैसी हो गई है। उसके पास अब देखिएगा वो उस दिन उसका कोई उत्साह ही खत्म हो गया है, क्योंकि अगर बीजेपी कहीं भी जीत रही होती तो अब तक वो मालूम नहीं सुबह शाम चर्चा इधर उधर, कौन सा अखाड़ा दंगल, पहला वो कौन सा मैच, फाइनल मैच, आप उस दिन होगा वो जी शाम। भ्रम फैलाने में तो बहुत लगे हुए हैं। हाँ लेकिन 8 और तारीख भ्रम को फैलाने का एक दांव है, वो दांव ये है कि आप कहें बहुत ही माइक्रो डिटेल्स में चले जाएं और वहां कहने लगे वहां इतने निर्दलीय हैं, इतने इतने वोट वो काट लेंगे, इतनी इस जाति का आदमी खड़ा हुआ वोट काट लेगा। चुनाव फंसा हुआ है, जी जो चुनाव स्पष्ट है उसको फंसा हुआ दिखाने के लिए पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। मोदी मीडिया ये काम कर रहा है। जी जी। नहीं नहीं, जी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। लेकिन 8 तारीख को तो वो बेरोजगारी वाले से चिट्ठी आ जाएगी ना कि अब आपकी भाई नौकरी नहीं लग, आपकी नौकरी गई, जो आप जो काम करने में आपको हुनर था वो तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, और वो दिखाई भी देगा। खैर, राहुल गांधी का महाराष्ट्र पहुंचना और वहां पे तुरंत इलेक्शन मोड से अब राहुल गांधी का होना, इसका ये शुभ लक्षण है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि आप इसको कैसे देख रहे अच्छा, इन बातों के लिए मोदी जी की तारीफ की जाती थी कि हैं? भाई जी मोदी जी ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीता और चुनाव जीतते ही गुजरात मीटिंग करने चले गए, तो तुरंत तारीफ होती थी, देखिए वो लगातार लगा हुआ है और उन्होंने बिल्कुल कोई सेलिब्रेट, बहुत चले गए। इस बात के लिए राहुल गांधी की तारीफ क्यों नहीं की जानी चाहिए, मतलब उसी तर्ज पर। हालांकि मैं जी उन दोनों को उस तरह से एक दूसरे के समान रखने के पक्ष पक्ष में नहीं हूँ। दोनों अलग अलग किस्म की शख्सियत हैं, दोनों का रवैया अलग है, दोनों की दृष्टि अलग है, दोनों अलग अलग किस्म के देश, अलग अलग किस्म का देश बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि 2025 के अंत तक अगर वो ठीक से सक्रिय हो जाएं और जो 6 लोग विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ये 6 विधानसभाएं अगर वो भारतीय जनता पार्टी से छीन लें तो वो मोदी जी की राजनीति का तकरीबन अंत हो जाएगा। यानी बिगिनिंग ऑफ द एंड तो हो ही जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में आप हारे तो मोदी जी की बिगिनिंग ऑफ द एंड है, नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। लेकिन अगर अक्टूबर नवंबर 2025 में अगर बिहार के चुनाव तक लगातार पराजय होती रही भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो जाएगा, अंत की शुरुआत वहां से हो जाएगी। उसके बाद लोग मोदी जी से कहना, मोदी जी कान में लोग फुसफुसाना शुरू कर देंगे। मोदी जी खुद भी अपने कान में इस तरह की अनुगूंजें सुनने लगेंगे, इस तरह की प्रतिध्वनियां सुनने लगेंगे, भाई अब रिटायरमेंट कर लो, हो गया अब काम आपका, अब काम जी हो गया आपका, अब आगे नहीं आपकी दाल गलने वाली है। तो वो शुरू वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता भी है कि एक तरह से मोदी जी ने जो देश की राजनीति है वो अमित शाह के हाथों में मोटे तौर पर सौंपी दी है। और मैं खुद वो विदेश नीति की वगैरह जाके कुछ तिकड़म लगा के कुछ नोबेल पीस प्राइज में उनका नाम चल जाए, मिले ना मिले वो बात दूसरी है, तो वो इससे उनका रिटायरमेंट जो पैकेज है वो जरा खूबसूरत बन जाएगा। तो इस तरह की कोशिशों में लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। हरियाणा में उन्होंने केवल 4 रैलियां की हैं, पिछली बार उन्होंने 7 रैलियां की थी हरियाणा में, 2014 में इससे भी ज्यादा रैलियां की थी। अमित शाह कहाँ है हरियाणा में? कहीं नहीं। आपने शुरू में ही कहा कि दोनों ने छोड़ ही दिया है, बिल्कुल जी। जी, मैं बस एक चीज से समाप्त करूंगा और एक एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी।
मैं इसको एक दूसरे ढंग से देखता हूँ। मोदी जी के लिए कहा जाता था टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैं मानता हूं कि मोदी जी टीना से अपना सफर शुरू करके हीना पे पहुंच गए। ही इज नो अल्टरनेटिव, ये तो पक्का हो गया। और राहुल गांधी, जिनके लिए बार बार कहा जाता था अरे ये कैसे, तो ही इज नो अल्टरनेटिव से वो पहुंच गए हैं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। राहुल गांधी का इस समय की भारत की राजनीति में कोई ऑल्टरनेटिव मुझे और नहीं दिखाई देता है, और मोदी जी इज नो ऑल्टरनेटिव, ये भी पक्का हो सही गया। कह एक रहे बात, हैं, सही कह टीना टू हीना रहे और हैं। हीना विपक्ष से, ने विपक्ष की राजनीति ने जो भी घटनाक्रम चला, उसमें किसको नुकसान हुआ, कौन फायदा हुआ, बात अलग है। लेकिन लुब्बो लुभाव उसका ये है कि केवल राहुल गांधी की शख्सियत ही राष्ट्रीय स्तर पे उभरी है। राहुल गांधी जहां कांग्रेस मजबूत ताकत नहीं है, वहां के लिए भी राहुल गांधी महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, वहां कांग्रेस कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस कितना 5-6 सीट लोकसभा में जीती है, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि ज्यादा बड़ा समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी, वो बहुत आगे है कांग्रेस से। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में वो तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए राहुल गांधी बहुत महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र, जहां पे, हाँ, महाराष्ट्र में तो अगर कांग्रेस, महाराष्ट्र तो अलग अलग तरह की चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां तो पहले से ही महत्वपूर्ण है, वहां बड़ी ताकत भी है कांग्रेस। मैं कह रहा हूं कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस सांगठनिक रूप से मजबूत है, नंबर 1 या 2 की पार्टी है, वहां तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस संगठन रूप में ताकतवर नहीं है, राहुल गांधी ने वहां भी अपना महत्व साबित किया है। राष्ट्रीय नेता के रूप में केवल एक ही व्यक्ति उभरा है पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर, जो नरेंद्र मोदी से प्रतियोगिता कर रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला। हाँ, ये जो केवल राहुल गांधी है और कोई नहीं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और शायद अगली बार जब हम लोग बात कर रहे होंगे तब तक चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे, और शायद हम लोगों को उस दिन फिर से ये तय करना होगा कि आने वाले समय में हम लोग क्या कोई संख्या पे बात किया करें या ना किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।